हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारी सीरीज चल रही थी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियर की, उसका हम आज जो पार्ट 5 लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। ये बेसिकली बेस्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जो भी आने वाले एग्जाम है उसको देखते हुए ये क्वेश्चन सीरीज हमने डिज़ाइन की हुई है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया हुआ है जो हर वर्ष हर ईयर्स में जो है हमारे पूछे जाते हैं। बेसिकली जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके एसएससी जेई हुआ, यूपी पीएसएल जेई हुआ, जो भी स्टेट के एई जेई एग्ज़ाम्स होते हैं या सेंट्रल के एई जेई एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन बेहद ही रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं बेसिकली जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या उनकी आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम उनमें पूछे जाने की उम्मीद है, उन सभी को डिज़ाइन करके हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज उसी तरह की सीरीज़ है जिसका आप पार्ट 5 आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे चार सिविल टेक बाई एनडी पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने जो भी दोस्त हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई वगैरह की, उनसे भी ये जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए जिससे हमें आप सभी का सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह से अपने चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर कंटिन्यूसली वर्क कर सकें। तो लेट अस बिगिन। आज की सीरीज जो है उसका पहला क्वेश्चन है आपका रन ऑफ रिवर प्लांट इज। ऑप्शन ए आपका हैज़ नो पॉन्डेज एट ऑल, या ऑप्शन बी आपका इज अ मीडियम हेड स्कीम, या ऑप्शन सी है आपका जनरेट पावर ड्यूरिंग पीक आवर्स ओनली, या ऑप्शन डी आपका इज सूटेबल ओनली ऑन पेरेनियल रिवर। रन ऑफ रिवर प्लांट यानी कि अगर कोई रिवर है उस पर आप प्लांट बेसिकली बना रहे हैं या पावर जनरेशन प्लांट बना रहे हैं या इरिगेशन प्लांट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह की रिवर होना चाहिए। बेसिकली जो साल भर बहने वाली रिवर्स होती हैं जिनको हम पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, ऑलवेज हमेशा जो है पूरे ईयर जो है आप इनमें पानी रहता है यानी बहती रहती हैं ये। तो इस तरीके की जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं यानी साल भर जो बहती हुई रिवर्स होती हैं उन पे जो रिवर प्लांट हम बनाते हैं वो बेसिकली सूटेबल रहता है, क्योंकि वो साल भर रहेंगी तो हमें सूटेबल रहेगा, वाटर हमें अवेलेबल रहेगा। अगर वो एफ मिनरल टाइप की रिवर्स होती हैं, एफ मिनरल स्ट्रीम्स होती हैं, एफ ए मिनरल स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि वो सिर्फ जो बरसात का मौसम होता है उसी में उनमें वाटर फ्लो होता है, तो इस तरीके की रिवर्स पे अगर प्लांट बना देंगे तो वो काफ़ी बेहद ही बेकार होगा, उससे हमें कोई यूज़फुल नहीं होगा। जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी वो भी वेस्ट जाएगी उसमें। तो जो हम रन ऑफ रिवर प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बेसिकली पेरेनियल रिवर्स पे करते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, सूटेबल ओनली ऑन अ पेरेनियल रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाइटोग्राफ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस पे आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी रहती है और वाई एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रहता है और वाई एक्सिस पे आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी रहती है, यानी किस इंटेंसिटी आपकी रेनफॉल जो है वो रही है उसको, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो हाइटोग्राफ कहलाता है उसको। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज, यानी कि रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी होती है यानी कि रेनफॉल जो वेरी करता है वो कहाँ पे ज़्यादा वेरी करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लार्जेस्ट इन कोस्टल एरियाज, या ऑप्शन बी है आपका लार्जेस्ट इन हाई रेनफॉल रीजन्स, या ऑप्शन सी है आपका लार्जेस्ट इन स्केंटी रेनफॉल रीजन्स, या ऑप्शन डी है आपका ऑल दी एबव। बेसिकली वेरिएबिलिटी जो रेनफॉल की होती है वो स्केंटी रेनफॉल के केस में ज़्यादा होती है, यानी लार्जेस्ट इन स्केंटी रेनफॉल, यानी कहीं पे ज़्यादा हाई रेनफॉल हो गया, कभी लो रेनफॉल हो गया, यानी स्केंटी रेनफॉल इसे हम बोलते हैं, यानी कभी तो ज़्यादा वर्षा हो गई कभी कम वर्षा हो गई है उसमें। तो उस तरीके के वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट होगा, लार्जेस्ट इन स्केंटी रेनफॉल रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडिया विच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन वॉज अडॉप्टेड। यहाँ बेसिकली आपसे रिकॉर्डिंग टाइप पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रिकॉर्डिंग पूछा गया ना कि आपसे नॉन रिकॉर्डिंग। अगर नॉन रिकॉर्डिंग की बात करेगा तो नॉन रिकॉर्डिंग में हम सेमंस रेन वॉज बेसिकली हम यूज करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग में, सेमंस रेन गेज। यहाँ से आपको पूछा गया कि इंडिया में कौन सा रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज जो है अडॉप्टेड किया जाता है बेसिकली। तो जो इंडिया में हम करते हैं वो नेचुरल सिम्पल टाइम रेन गॉज अडॉप्ट करते हैं, यानी नेचुरल से साइफोन टाइप के जो होते हैं रेन गॉज उनको अडॉप्ट किया जाता है बेसिकली ज़्यादा रेनफॉल को मेजर करने के लिए इंडिया में।
सो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट होगा, नेचुरल सिंपल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरसेप्शन लॉसेस आर ड्यू टू। इंटरसेप्शन लॉसेस जो होते हैं बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन ए आपका ट्रांसपायरेशन की वजह से होते हैं, या ऑप्शन बी आपके स्ट्रीम फ्लो की वजह से होते हैं, या ऑप्शन सी आपका इवेपोरेशन की वजह से होती है, ऑप्शन डी आपका नो वन, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसपायरेशन तो आपने देखा होगा, पेड़ पत्तियों पेड़ों से और पेड़ों की पत्तियों से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं हम। तो ये इंटरसेप्शन लॉसेस तो नहीं होता, ना ही स्ट्रीम फ्लो में इवेपोरेशन की वजह से क्या होते हैं, जो लॉसेस होते हैं यानी वाटर इवेपोरेट कर जाता है या पे सराउंडिंग्स में, यानी कि कहीं आपके जो ट्री वगैरह लगे हुए हैं या कोई फार्मिंग एरिया उसके सराउंडिंग से क्या करता है, अगर वाटर इवेपोरेशन होता रहता है तो ये प्रोसेस जो होता है आपका इंटरसेप्शन लॉसेस का होता है। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। यानी कि बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन यानी कि ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है आपकी सालवर रिवर नहीं बहती है, यानी कि ये इस तरह की रिवर है कि इसमें सिर्फ बरसात का जो मौसम होता है, यानी कि जो रेनी सीजन होता है उसी में इसमें आपका जो फ्लो होता है स्ट्रीम का वो इसी सीजन में होता है, बाकी ये साल भर सूखी रहती है। यानी इसमें कोई बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसमें पानी रहता ही नहीं है, अगर आपका जो रेनी सीजन वो खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें कोई बेस फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह की रिवर्स को हम एफीमेरल रिवर्स बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया कि इस तरह की रिवर्स जो होती है जो साल भर नहीं बहती हैं उनको एफीमेरल रिवर्स बहती हैं, और जिनमें बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होता रहता है यानी लगातार उनमें कुछ ना कुछ पानी आपका बहता रहेगा, उस तरह की रिवर्स जो होती है पेरेनियल रिवर्स होती हैं या पेरेनियल स्ट्रीम्स बोलते हैं उनको। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लो मास कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। यानी फ्लो मास कर्व बेसिकली क्या डिपेंड करता है? फ्लो मास कर्व में बता दीजिए डबल मास कर्व होता है बेसिकली। इसमें क्या करता है, कम्युलेटिव रेनफॉल, दो आपके कर्व होते हैं इसमें, डबल मास कर्व इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास रेनफॉल डेटा होता है यानी रेनफॉल डेटा होता है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है, क्या हमारे पास जो रेनफॉल डेटा अवेलेबल है वो कंसिस्टेंट है यानी यूजेबल है कि नहीं, उस तरीके की जो कंसिस्टेंसी, यानी कोई डेटा आपका इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, इस तरीके की जो एरर्स को बेसिकली हम कह सकते हैं, एरर्स को जो चेक करता है वो हमारा फ्लो मास कर्व होता है। तो ऑप्शन ए आपका कम्युलेटिव डिस्चार्ज एंड टाइम को, या कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या डिस्चार्ज एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या ऑप्शन डी। तो बेसिकली फ्लो मास कर्व जो होता है आपका कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम और टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं ये आपके, यानी पहले आपका डिस्चार्ज होगा फिर वॉल्यूम और आप चेक करोगे फिर उसके बाद टाइम इन क्रोनोलॉजिकल। सो ऑप्शन बी जो है वो आप करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिमांड लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए रिज इन अ फ्लो मास कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व अगेन इट इंडिकेट्स। यानी कि अगर कोई फ्लो मास कर्व है उसमें जो डिमांड लाइन है वो रिज लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं करी, तो वो कौन सा केस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय इनफ्लो, या ऑप्शन बी है आपका रिजर्वर वाज नॉट फुल एट द बिगिनिंग, या ऑप्शन डी है सी है आपका डिमांड मेट बाय इनफ्लो, या ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली अगर आपकी जो डिमांड लाइन है वो रिज लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इससे हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो इनफ्लो के द्वारा मेंटेन नहीं हो रही है, यानी जो डिमांड फुल नहीं की जा रही, यानी कि जो आप जितना हम वाटर फ्लो कर रहे हैं या जितना वाटर इनफ्लो दे रहे हैं उससे क्या हो रही है, जो डिमांड प्रोड्यूस हो रही है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड कैन नॉट मेट बाय इनफ्लो। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज वन यूनिट ऑफ। यानी यूनिट हाइड्रोग्राम में जो यूनिट होती है, एक वन यूनिट जो होती है वो किसकी होती है? तो वन यूनिट जो होती है बेसिकली रेनफॉल एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं, वन यूनिट या रेनफॉल एक्सिस को डिनोट करते हैं, वो जो हाइड्रोग्राफ होता है वो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, रेनफॉल एक्सिस जो होती है वो वन यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रिस्क ऑफ ए फ्लड अकरिंग इन द नेक्स्ट 10 years इज एक्सेप्टेड टू 10%, देन द रिटर्न पीरियड फॉर डिजाइन। रिटर्न पीरियड पूछा गया है, टी की वैल्यू आपसे बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो रिस्क आपकी क्या होती है, रिस्क का जो फॉर्मूला होता है रिस्क इन द फ्लड डिजाइन सिस्टम, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस पी पर पावर एन होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिस्क। अगर रिलीबिलिटी की बात करता है, रिलीबिलिटी जो होती है यानी कि जो डिस्चार्ज है वो उसकी जो होल डिजाइन लाइफ है उसमें वो एक्सीड नहीं करेगा, वो हमारी रिलीबिलिटी होती है। अगर एटलीस्ट वन बार हमारा जो है, अगर जो डिजाइन पीरियड में अगर जो हम एक्सिस जो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन कर रहे हैं वो अगर डिजाइन लाइफ में एटलीस्ट वन बार हमारा जो एक्सीड कर जाता है डिजाइन जो डिस्चार्ज होता है उससे, तो उसको हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी पावर एन।
और रिलीवेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी पे पावर एन होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलीवेबिलिटी। रिलीवेबिलिटी होती है कि अपनी होल डिजाइन लाइफ में वो जो जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, बेसिकली जो चैनल उसके लिए डिजाइन किया गया है, उससे वो ज्यादा नहीं होगा, वो हमारी रिलीवेबिलिटी होती है। अगर एक बार भी अगर ज्यादा हो गया तो हमारी रिस्क हो जाएगी। तो रिस्क इसमें दी गई है आपकी 10%, यानी 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी पे पावर एन। 10 ईयर के लिए डिजाइन किया गया है तो पावर 10। यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू आपकी होगी, इधर लाएंगे इसको, 1 माइनस पी पे पावर एन, 1 माइनस पी पे पावर 10 इज इक्वल टू 1 में से पॉइंट माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा इधर। तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू आपका 0.9 पावर 1/10 का मतलब 0.10 हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 0.9 पे पावर 0.10 हो जाएगी। अब हमसे t की वैल्यू पूछी गई है तो p इज इक्वल टू होता है 1/t, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी गई है, इसमें डिजाइन टाइम पीरियड से होता है, रिटर्न पीरियड से हम बोलते हैं। तो t की वैल्यू 1/p हो जाएगी। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे हम तो 1/1 माइनस 0.9 पे पावर 0.1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे देगा। 1/1 माइनस 0.9, ये बेसिकली इसकी पावर है 0.1। ये जो है इस तरह से लिखा हुआ है 1/1 माइनस 0.9 पे पावर 0.1। ये सब इसकी पावर है, ये भी इसके ऊपर पावर है, तो इसमें करेक्शन करना है थोड़ा सा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो वो आपका करेक्ट होगा, 1/1 माइनस 0.9 की पावर 0.10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमेंशन ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट इज। बेसिकली स्टोरेज कोफिशिएंट की जब हम बात करेंगे, स्टोरेज कोफिशिएंट इज, स्टोरेज बेसिकली होता क्या, के ब्रैकेट में xi माइनस xq। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टोरेज डिजाइन। जब हम करते हैं किसी चैनल का स्टोरेज निकालेंगे, डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है, ये आपका स्टोरेज कोफिशिएंट होता है। तो स्टोरेज कोफिशिएंट जो बेसिकली होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो ऑप्शन सी जो वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन एट ए वेल इज कॉल्ड, यानी डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन। अगर ड्रॉडाउन Q अपॉन डेल्टा की बात करेंगे तो ये हमारा किसके ऊपर होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। दिस इज इक्वल फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी, यानी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, यानी कि एक यूनिट ड्रॉडाउन करने से डिस्चार्ज में कितना चेंजमेंट आएगा, वो हमारी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। तो ऑप्शन बी जो आप करेक्ट होगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी। यानी कि एक यूनिट ड्रॉ डाउन करें, यानी कि वेल में अगर एक यूनिट का पानी अगर नीचे गिर रहा है तो उसकी वजह से डिस्चार्ज में कितना चेंजमेंट आएगा, वो हमारी बेसिकली क्या होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर द वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग ए कन्फाइंड एक्यूपर विल बी। कन्फाइंड एक्यूपर क्या होता है, अगर अपर डायरेक्शन यानी अप एंड ब्लो जो रॉक की जो फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसके बीच में अगर वाटर भरा हुआ है और जो सरफेस है वो रॉक से दोनों ओर घिरी हुई है, रॉक से, यानी कि इम्परमीबल लीवर आपकी अपर भी है और बिलो भी है, उस तरीके के एक्यूपर क्या होते हैं, कन्फाइंड एक्यूपर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रॉक के बीच में, रॉक की लेयर अपर डायरेक्शन और बिलो डायरेक्शन में रॉक की लेयर, उनके बीच में पानी भरा हुआ है, तो वो जो केस होता है वो आपका कन्फाइंड एक्यूपर का होता है। अगर कन्फाइंड एक्यूपर में हमारा जो प्रेशर है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो जो वाटर लेवल है वेल में वो क्या होगा, तो वाटर लेवल जो होता है, वाटर लेवल वेल में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ रेन गेज स्टेशन विच शुड बी इक्विप्ड विद सेल्फ रिकॉर्डिंग गेजेस फॉर नोइंग द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल शुड बी द। इसमें आपसे पूछा गया कि जितने भी हम रेन गॉज इंस्टॉल करते हैं, रेन गॉज स्टेशन पर रेन गेज जो इंस्टॉल किए जाते हैं, उनमें सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज आपके कितने परसेंट होते हैं, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं वो बेसिकली 10% होते हैं टोटल रेन को जितने भी हम प्रोवाइड करते हैं टू मेजर द रेनफॉल। रेनफॉल को मेजर करके जितने भी हमारे, यानी 100 अगर परसेंट हम जो 100% सपोज दैट हम जो रेन गेज स्टेशन उनको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उनमें से 10% जो होंगे वो आपके सेल्फ रिकॉर्डिंग होंगे, यानी कि अपने आप वो रीडिंग लेंगे, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होंगे। बाकी जो है वो आपके रिकॉर्डिंग होंगे, यानी उनमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सो इसमें ऑप्शन सी जो वो आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था डबल मास कर्व इज अडॉप्टेड। मैंने आपको बताया कि डबल मास कर्व जो बेसिकली यूज किया जाता है इस तरीके का होता है, इसमें डबल डेटा होता है। ये बेसिकली क्या करता है, जो रेनफॉल की कंसिस्टेंसी होती है उसको चेक करता है कि कोई डेटा जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल जो है वो इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इस तरीके के जो है चेकिंग हम अडॉप्ट करते हैं। तो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, यानी जो रेनफॉल डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेट टू द डिजाइन ऑफ वेयर्स ऑन परमीबल फाउंडेशन। यानी कि कोई परमीबल फाउंडेशन है उस पे जो अगर हम कोई डिजाइन कर रहे हैं वेयर्स, उसमें कौन सा पैरामीटर बेसिकली होता है। ऑप्शन ए स्कोर डेप्थ होती है, या ऑप्शन बी आपका अनबैलेंस हेड होता है, या ऑप्शन सी आपका एग्जिट ग्रेडियंट यूज करते हैं, या ऑप्शन डी आपका अपलिफ्ट हेड यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई परमीबल फाउंडेशन पे हम वेयर डिजाइन कर रहे हैं, परमीबल फाउंडेशन है उस पे अगर वेयर डिजाइन की जा रहा है, वेयर एक तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है अक्रॉस द कैनाल, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है टू कंट्रोल द फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें जो दो बेसिकली हम दो पैरामीटर्स बेसिकली लेके चलते हैं, एक हमारा होता है एग्जिट ग्रेडियंट और दूसरा होता है अपलिफ्ट प्रेशर। इन दो डिजाइन पैरामीटर को बेसिकली हम यूज किए जाते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर वो है। तो इसमें एग्जिट ग्रेडियंट दिया गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर माइनर इरिगेशन वर्क विच सरप्लेसिंग अरेंजमेंट डन। यानी कि हमारा माइनर इरिगेशन वर्क है उसमें कौन सा जो है सरप्लेसिंग यानी सरप्लस वाटर को अरेंज करने के लिए कौन सा अरेंजमेंट बेसिकली किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सिफोन स्पिलवे या सैडल स्पिलवे, या ऑप्शन बी आपका ओगी स्पिलवे, या ऑप्शन डी आपका सरप्लस वेयर। तो मैंने बताया जो वेयर होते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू मेंटेन द सरप्लस वाटर, यानी जो ओवरफ्लो वाटर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास वेयर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। साइड चैनल होते हैं, वेयर क्या होता है साइड चैनल होता है, दोनों तरफ हम बेसिकली कभी कभी बना देते हैं। कोई कैनाल हुआ या कोई रिवर हुआ उसके सराउंडिंग्स में क्या करते हैं हम ये इस तरह के जगह वेयर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं माइनर इरिगेशन में क्या करेंगे हम डी सरप्लस वेयर करते हैं, या कभी कभी हम टैंक इरिगेशन भी इसको बोलते हैं। माइनर इरिगेशन कहते हैं, आपको टैंक इरिगेशन पूछे, इन दोनों के केस में आपको सरप्लस वेयर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आइडियल कंडीशन फॉर एनर्जी डिसिपेशन इन द डिजाइन ऑफ स्पिलवे इज द वन व्हेन द टेल वाटर कर्व रेटिंग। तो आइडियल कंडीशन बेसिकली होती क्या है कि जब हमारा जो टेल वाटर कर्व है यानी TWC टेल वाटर कर्व जंप हाइटिंग कर्व से यानी जंप रेटिंग कर्व से JRC टेल वाटर कर्व जंप रेटिंग कर्व से अगर कॉन्साइड कर जाए तो वो जो होती है वो आइडियल कंडीशन होती है आपकी एनर्जी डिसिपेशन की। इसमें क्या होता है कोई एक्स्ट्रा हमें स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती एनर्जी डिसिपेट करने के लिए, यानी जंप कराने के लिए वाटर को डिसिपेट कराने के लिए हमें। तो ऑप्शन ए आपका कॉन्साइड विद जंप रेटिंग कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस, ऑप्शन बी आपका लाइज एबव जंप रेटिंग कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस, या लाइज बिलो जंप रेटिंग कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस, या लाई आइदर एबव और बिलो जंप रेटिंग कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस। तो आइडियल कंडीशन क्या होती है जब टेल वाटर कर्व आपका कॉन्साइड कर जाएगा जंप रेटिंग कर्व के। सो ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीचिंग इज अ प्रोसेस। ऑप्शन ए बाय विच एल्कली सॉल्ट इन सॉइल कम अप विद वाटर, ऑप्शन बी है आपका ड्रेनिंग एक्सेस वाटर ऑफ इरिगेशन, ऑप्शन सी है आपका बाय विच एल्कली सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिसॉल्व एंड ड्रेन अवे, ऑप्शन डी है आपका विच कंट्रोल वाटर लॉगिंग्स। लीचिंग प्रोसेस बेसिकली होता है क्या है जब आपकी सॉइल में जो सॉल्ट है सॉल्टी वाटर अगर आप सॉइल में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगी जो फसल है वो जो सॉइल की प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, यानी सॉइल जो है आपकी अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, यानी उसमें जो है फसल उगेगी नहीं। तो इस तरीके की सॉइल को रिक्लेम करने के लिए हम क्या करते हैं लीचिंग प्रोसेस अपनाते हैं। लीचिंग प्रोसेस में क्या करते हैं उस जो सॉइल होती है या वो जो एरिया होता है सॉइल का उसको वाटर से भर देते हैं हम। बेसिकली उसमें क्या करते हैं वाटर की डेप्थ यानी एक डेप्थ तक वाटर उसमें भर देते हैं। उसके बाद क्या होता है जो सॉल्ट होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है पानी में, और उसके बाद क्या करते हैं उसको या तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर टेबल जो होती है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस वाटर को रिलीज कर देते हैं, या उसको सराउंडिंग्स में यानी उससे जो सॉइल है उससे दूर जाके दूर कहीं उस वाटर को हम क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इस वाटर में क्या होता है सॉल्ट मिला रहता है बेसिकली, यानी सॉल्टी वाटर होता है ये। तो लीचिंग इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लीचिंग बोलते हैं हम। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है
सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। बाई विच एल्कली सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिजॉल्व, यानी पानी में पहले उसको सॉल्ट को डिजोल्व किया जाता है, उसके बाद उसको दूर कहीं उस पानी को दूर कहीं ले जाया जाता है, ड्रेन अवे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाई कंसीडरिंग द चैनल इंडेक्स एज 5/3 द सेटिंग ऑफ एन ओरिफिस टाइप इरिगेशन आउटलेट टू हैव प्रोपोर्शनलिटी इज, यानी इसमें आपसे सेटिंग पूछा गया बेसिकली, यानी जो चैनल होते हैं आउटलेट चैनल होते हैं उनमें सेटिंग बेसिकली क्या होती है, आउटलेट इंडेक्स upon channel index. This is the formula for setting channel index. तो बेसिकली होता क्या है, आउटलेट इंडेक्स फॉर ओरिफिस टाइप, यानी ओरिफिस टाइप कोई आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट आउटलेट है ओरिफिस टाइप, उसमें जो आउटलेट इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी ओरिफिस टाइप अगर इरिगेशन आउटलेट है आपका कोई, तो उसमें आउटलेट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1/2 होगी। चैनल इंडेक्स आपको दे ही रखा है, तो जब आप वैल्यू रखेंगे 1/2 अपॉन 5/3 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.30, ये आपकी सेटिंग आ जाएगी। सो ऑप्शन बी जो वो आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलेट्स आर ऑफ सेमी मॉड्यूलर टाइप, यानी सेमी मॉड्यूलर, एक तो नॉन मॉड्यूलर टाइप होते हैं, 3 टाइप के मैंने आपको आउटलेट्स मॉड्यूलर आउट्स बताए आपको। नॉन मॉड्यूलर होता है एक तो आपका, नॉन मॉड्यूलर्स में क्या होता है, कोई भी जो कंक्रीट वर्क उसमें हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सॉइल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक आपका होता है सेमी मॉड्यूलर टाइप। सेमी मॉड्यूलर में टाइप में क्या होता है कि इसमें हम नॉन मॉड्यूलर और रिजिड मॉड्यूलर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये आपका। एक आपका होता है रिजिड मॉड्यूलर। ये रिजिड मॉड्यूलर में क्या होती है, जो सरफेस होती है वो आपकी कंक्रीट की बनी रहेगी या टाइल ड्रेन जो भी होती है, यानी पक्की सरफेस हम इसको कहेंगे, रिजिड मॉड्यूल कहेंगे इसको। यानी इसमें जो डिस्चार्ज है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि नो लॉस की कंडीशन होगी। सेमी मॉड्यूलर्स में लॉस जो आपके कम होते हैं, माइनर लॉसेस होते हैं, और नॉन मॉड्यूलर्स में जो वाटर का लॉस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी क्योंकि वो सॉइल सरफेस रहती है चारों तरफ, तो जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है सॉइल में। तो इसमें आपसे सेमी मॉड्यूलर की टाइप की बात की गई है। तो एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल जो होते हैं, यानी कि इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे नॉन मॉड्यूलर और रिजिड मॉड्यूलर दोनों की तरह हम एडजस्ट कर लेंगे तो वो हमारे जो है सेमी मॉड्यूलर टाइप में आ जाएंगे। एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 20 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंक्रीट फ्लोर अंडर अ बैराज ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन रिटेन्स ए 5 मीटर हेड ऑफ वाटर and has a 5 meter deep downstream end pile. The exit gradient is, तो exit gradient का जो फॉर्मूला होता है वो आपका exit gradient is equal to h/d into 1/pi square root of lambda, और जो lambda की जो वैल्यू होती है lambda is equal to 1 plus root of 1 plus alpha square अपॉन 2, यानी 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, यानी अल्फा की जो वैल्यू होती है वो आपकी b/d होती है। तो इसमें आपको b की वैल्यू 20 दे रखी है कि 20 मीटर लॉन्ग है, और डेप्थ की जो वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपकी 4 आ जाएगी। तब इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे 1 प्लस या 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो जाएगा अपॉन में 2। तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 5/2 आएगा समथिंग कुछ, यानी 2.5 आ जाएगा लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे, एच आपका हेड जो है वो आपका 5 मीटर है और डेप्थ भी आपकी 5 मीटर है, इंटू 1/पाई लेमडा की जो वैल्यू है वो आपकी रूट ऑफ 2.5 होगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 1/5 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ कंजर्वेशन सॉइल, यानी सॉइल को कंजर्व करने का मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड क्या होता है। फर्स्ट है आपका ड्रेन द सॉइल, या ऑप्शन बी है आपका कंस्ट्रक्ट कंटूर बंड्स, या ऑप्शन सी है आपका कंस्ट्रक्ट चेक डैम, या ऑप्शन डी है आपका एफ्रोस्ट एरिया।
तो इसमें आप ऑप्शन से भी देख के लगा सकते हैं। और ये जो होती है ये ट्रेनिंग वर्क है, बेसिकली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हम बंड्स यूज़ करते हैं। चेक डैम हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसकी फ्लड फ्लो को चेक करते हैं। फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली चेक डैम। ड्रेन सॉइल से हम बेसिकली जो है कंजर्व नहीं कर सकते। जो सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्रॉस्ट द एरिया, यानी उस एरिया में क्या करें हम पेड़ लगा दें, बेसिकली पेड़ लगा दें या वो कर दें, तो उससे जो है बेस्ट एरिया होता है, यानी उस एफ्रोस्ट यानी फॉरेस्टी एरिया अगर हम डेवलप करते हैं तो उस सॉइल को हम बेस्ट रिकन्फर्म यानी इकोनॉमिकली हम क्या करते हैं उस सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होगा आप करेक्ट होगा, यानी जंगल लगाकर या फॉरेस्ट लगाकर हम सॉइल को मोस्ट इकोनॉमिकली कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन टेल वाटर कर्व कोइंसाइडिंग विद जंप हाइट कर्व एट, यानी कि अगर TWC टेल वाटर कर्व कोइंसाइड कर रहा है आपका जंप हाइट कर्व से JSC से, तो वो क्या होता है, वो आपका बेड लेवल पे होगा, यानी कि एक ही अगर आपके जो ग्रेड पर इसलिए एक ही ग्रेड होगा आपका, यानी जो बेड ग्रेड है वो आपका सेम होगा, यानी बेसिन एट बेड लेवल हम इसको कह सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन रिवर स्टार्ट मींडरिंग द सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, अगर कोई रिवर जो है मींडरिंग करना स्टार्ट कर देती है तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, मींडरिंग्स में क्या होगा, बेसिकली जो विड्थ होती है रिवर की वो आपकी कम हो जाएगी, और जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो आपका इंडेक्स होता है वो अभी चेंज हो जाएगा। यानी सपोज यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स हो रहा था तो यहाँ से क्या करेगी, जो वाटर होता है वो यहाँ से जो सेडिमेंट होता है उसको हटा देगा और यहाँ पे आके आपको जमा कर देगा। तो ये साइनसॉइडल कुछ कर्व इस तरह से आपका बनता है। तो जो डिस्चार्जिंग यानी सेडिमेंट जो कैपेसिटी होती है वो पहले तो डिक्रीज होगी, पहले तो डिक्रीज होगी, उसके बाद अल्टीमेटली आपकी इंक्रीज होती जाएगी। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। थैंक यू व्यूअर्स, टू गिव योर सपोर्ट सब्सक्राइब सिविल टेक बाय ND, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।